हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ही जय सर। और आज मैं क्लास 12 का हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। पहला क्वेश्चन करने से पहले APJ अब्दुल कलाम जी का एक स्लोगन है। वे कहते थे कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। तो दोस्तों, कहा गया है कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस रखो। अपना धैर्य मत खोइए, अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो ये 40 प्रश्न होंगे। पहला जो है आपका एक पैसेज दिया हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी में क्वेश्चन का प्रश्नों का आंसर छिपा रहता है। तो विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में प्राप्ति वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि को कुठित हो गई है। इसके असंतुलित उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है कि इन विकट परिस्थितियों के में जीवन के में वास्तविक और अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए किया गया उपाय किए गए हैं। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है, जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेकानेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। अब क्वेश्चन नंबर, विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि होती है? तो विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर हो गया क्या होगा? आधुनिक सुख साधनों का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों का क्या होती है? प्रगति होती है। तो ये आपको राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है, विज्ञान की प्रगति हमारे चिंता का कारण क्यों है? तो इसका राइट आंसर है कि ये सभी होगा, क्योंकि चिंता का कारण है कि इनसे मानव बुद्धि को कुठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य भी गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये होगा 2 नंबर का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उपर्युक्त गद्यांश के लिए प्रयुक्त शीर्षक लिखिए। तो प्रयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक क्या है? तो वैज्ञानिक प्रगति अध्यात्मवाद, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों के उपयोग से। इसमें राइट आंसर होगा भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के संतुलित सामंजस्य से। अगला क्वेश्चन नंबर जो है, अब ये जो है 4 तक जो था पैसेज का था, पदांश दिया हुआ है, इसको पदांश को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। तो पदांश में है, पथ पर चलना मुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सुल की ही पथ के थका दे, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति की क्या जिसे कुछ रंगीन कलियां तितलियां मुस्कुरा कर गुनगुना कर धैर्य पथ मंजिल भुला दे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पथ पर चलना मुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। तो ये पंक्ति था। क्वेश्चन है पहला में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मुसाफिर मतलब होता है आपका राहगीर, जो है वो राहगीर को वह जो क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पंक्ति में दिया हुआ है, कवि संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है? तो ये जो है मुश्किलों से हटना, रंगीन कलियों को आकर्षित करना नहीं, संघर्षों में मुस्कुरा कर सामना करना, यह जो है संघर्ष का सामना करने वाले को रास्ता बतलाता है। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त पदांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। माने इसका जो बताया गया है, इस किसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है आपको मुसाफिर के बारे में। मुसाफिर यानी आपको राहगीर। निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है पंथी, जिसको बोलते हैं राहगीर, यानी जो अतिथि होते हैं, वही मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो चलना भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना भी होता है। राइट आंसर जो है ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक के प्रसिद्ध शास्त्रवादी हैं? तो ये हैं आपका विल्वर श्रैम।
अगला क्वेश्चन है आलेख एक विद्या है। आलेख एक विद्या है, किसका आलेख एक विद्या है? यह है गद्य लेखन का। आलेख एक विद्या है गद्य लेखन का जो लिखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है फिल्म जनसंचार के किस माध्यम में के अंतर्गत आता है? फिल्म जनसंचार किस माध्यम में अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर देखिए, पहला में है श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम और मुद्रित माध्यम। तो इसका राइट आंसर है दृश्य श्रव्य से। फिल्म में जो है दृश्य मतलब जो दिखाया जाता है भी और बोला भी जाता है, सुना भी जाता है, इसलिए राइट आंसर दृश्य श्रव्य माध्यम होगा। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द का प्रयुक्त हुआ है? तो फीचर के लिए जो है रूपक का प्रयोग हुआ है, हिंदी में रूपक का प्रयोग हुआ है। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय जो लिखा जाता है इस संपादक के द्वारा लिखा जाता है, संपादक के द्वारा लिखा जाता है। जनसंचार माध्यमों में क्या प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है, इनमें से सभी होगा, क्योंकि लोगों को मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना, ये तीनों जो है जनसंचार के माध्यम है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो पहला अखबार था बंगाल गजट था, बंगाल गजट था, जो आपको भारत में सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या यंत्र के माध्यम से समाचार द्वारा समाज में एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको समाचार, समाचार कहलाता है। विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी? तो विश्व की पहली फिल्म जो थी ये था राजा हरिश्चंद्र था। यह जो है पहला मुख्य फिल्म था, बोलती फिल्म जो था आलम आरा था। अगला जो है आपको पंक्ति दे दिया गया है। पंक्ति में बताया गया है कि नत नयनों के आलोक उत्तर कांपा, आधो अंधरों पर थर थर देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। तो अब इसका क्वेश्चन है, यह जो है आपको कहानी से या पंक्ति से, कविता से दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यानी बुक से दिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये जो आपको गीत गाने दो मुझे से यह लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पदांश का किस भाषा में है? उपर्युक्त पदांश जो है ये किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये जो उपर्युक्त पदांश जो है ये जो है किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में। अगला है कांपा अधरों पर थर थर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है आपको रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता में ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियाँ जो ली गई है ये किस कविता से ली गई है? तो गीत गाने दो मुझे से ली गई है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है कि देवसेना के गीत शीर्षक में जयशंकर प्रकाश किस नाटक से लिया गया है? तो ये नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नेलिया कौन थी? तो कॉर्नेलिया जो थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। मदन महीना किसे कहा जाता है? तो मदन महीना जो है बसंत को कहा जाता है। मदन महीना किसे कहा जाता है? बसंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है? तो ये देखते हैं उपर्युक्त में से सभी, रोटी के लिए, चाय के लिए और कुछ पैसों के लिए। अगला क्वेश्चन, सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आजकल सत्य को पहचान करना यह क्या है? मुश्किल है। आज सत्य का पहचान करना कठिन, बहुत कठिन है। ये जो है इस पंक्ति से नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है अगला जो है 28 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसका जो दिया हुआ है पंक्ति दिया हुआ है, न नाथ आगे न पीछे, न आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना मजदूरी के लिए ही जो गाँव गाँव संवाद पहुँचावे उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धत है? तो ये जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है ये उद्धत है संबदिया से। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 29, गाँव गाँव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था? तो गाँव गाँव संवाद पहुंचाने का काम जो करता था वो हरगोविंद करता था। राइट आंसर हरगोविंद होगा, जो आगे हम इसका राइट आंसर होगा हरगोविंद। न आगे नाथ न पीछे पाघा का क्या अर्थ है? कोई जिम्मेदारी नहीं। इसका राइट आंसर है कोई जिम्मेदारी न होना। अगला जो है आपको क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर में है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम। गुलाम जो है इसका राइट आंसर विशेषण है। अगला जो है पंक्ति दिया प्रश्न 32 नंबर कि गांधी, नेहरू और यासेर से आराफात शीर्षक पाठ भीष्म साहनी जी की कवि आत्मकथा का एक अंश है। साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका है आज की अतीत। अगला क्वेश्चन, बड़ी बहुरिया
क्या खाकर अपनी दिन काट रही थी? तो यह है बच्चों का जूठन। लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चिंताग्रस्त ढंग से पढ़ा सकते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी रामचरितमानस और रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन नंबर 35, मोहल्ले के लोग किस के लेखक मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? तो ये पुकारते थे किस नाम से? निस्संदेह लोग के नाम से पुकारते थे। राइट आंसर आपका हो गया ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बहुत बड़ा अशुभ माना जाता था? तो यह मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो ये लिखते थे, उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से लिखते थे। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो ये है जो उपन्यास का अंश है, ये रणभूमि उपन्यास का अंश है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों को कलेजा कैसे ठंडा होता? इस कथन किसका है? मैंने यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है सूरदास का है। अगला क्वेश्चन, सुभागी भैरव से डर कर रात भर कहाँ छिप कर बैठी थी? तो ये है आपको कहाँ छुप कर? तो सूरदास की झोपड़ी में छिप कर बैठी थी। तो ये 40 क्वेश्चन मैंने कराया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का वीडियो आगे डालता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।